Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, I am your language teacher Imran Shah. I hope all of you will be fit and fine. Today in this video number 2, we are going to read out a topic named The Story of an Invitation from our New Oxford Modern English Book 7, which means एक दावत नामे की कहानी, और इसे लिखा है एक कैनेडियन ऑथर लूसी मॉट मंटगोमरी ने। ये कहानी दो रूममेट्स लड़कियों के गिर्द घूमती है। एक का नाम बर्था और दूसरी का नाम ग्रेस है, और ये दोनों ही इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी है दो लड़कियों के बारे में, ग्रेस और बर्था, जो कि एक बोर्डिंग हाउस में रूममेट्स की हैसियत से रह रही होती हैं। बर्था और ग्रेस जो कि शुरू में एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इन दोनों के दरमियान आपस में गहरी दोस्ती होती चली जाती है, जो कि मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहसास पर मबनी होती है। इस स्टोरी में इन दो अजनबी रूममेट्स के दरमियान वक्त गुजरने के साथ साथ पैदा होने वाला एक दूसरे के लिए एहसास और मोहब्बत का जज्बा जिक्र किया गया है, और इसी जज्बे के तहत बर्था ग्रेस की खुशी के लिए जो कदम उठाती है, उसे अगर इस स्टोरी का मरकज़ी ख्याल तस्वुर किया जाए तो गलत ना होगा। After the introduction of this story, it is good to know about the given words to know first. So, here we have 20 words which I am going to explain you one by one. So, our first word is bankrupt, means completely without money, financially ruined, यानी दिवालिया हो जाना। Our second word is caramel, means a smooth chewy candy, एक नर्म और मीठी टॉफ़ी। Our third word is commencement, means a ceremony at which academic degrees are conferred on successful students, एक ऐसी तकरीब जिसमें इम्तिहान के बाद कामयाब तालिब इल्मों को डिग्रियां दी जाती हैं। Our fourth word is condemn, means to express strong disapproval of, किसी बात को मजबूत मौक़िफ़ के साथ या मजबूती से रद्द कर देना या मानने से इनकार कर देना। Our fifth word is cordial, means warm, sincere and friendly, गर्म जोशी दिखाना यानी मुखलिस या दोस्ताना सलूक का इजहार करना। Our sixth word is Dartmouth, means a city in Nova Scotia, Canada, कनाडा में वाक़ नोवा स्कॉशिया में एक शहर का नाम। Our seventh word is diplomatically, means tactfully, sensitively, चालाकी, होशियारी या समझदारी से किसी काम को अंजाम देना। Our eighth word is दीवान, means a long backless sofa, बग़ैर टेक वाला एक लंबा सोफ़ा। Our ninth word is donut, means a small ring shaped light cake, एक छोटा रिंग की शक्ल का केक। Our tenth word is drudgery, means tediousness और unpleasantness of work, एक ऐसी कैफियत या सूरत हाल जिसमें इंसान काम से बेजार या थकन का शिकार हो जाता है। Our 11th word is galore, means in great number, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तादाद में होना। Our 12th word is grave, means dignified and somber in conduct or character, संजीदा और उदास रहना या होना। Our 13th word is mince pie. Mince pie means a small round pie with mince filling, एक छोटी गोल कीमे से बनाई जाने वाली टिकिया। Our 14th word is mourning, means to show grief for the dead, किसी इंतकाल कर जाने या मर जाने वाले के लिए गम और अफसोस का इजहार करना। Our 15th word is pound cake, means a type of cake made from a pound of flour, a pound of fruit, etc. एक किस्म का केक जो कि मैदा, मक्खन और फल से बनाया जाता है। Our 16th word is proverbial, means of the nature of a proverb widely referred to, famous, ज़रबुल मिसाल, किसी हालत या सूरत हाल को किसी ख़ास मिसाल के ज़रिए समझाना। Our 17th word is solemnly, means earnestly, seriously and soberly, संजीदगी और पुरवकार तरीक़े से। Our 18th word is trying, means
कॉजिंग स्ट्रेन, हार्डशिप और डिस्ट्रेस, ऐसा सबब और वजह जो मुश्किलात और परेशानी की वजह बने। आर 19th वर्ड इज टक आउट, मीन्स अ टाइम टू ईट टक फूड, स्पेशली स्वीट्स एंड पेस्ट्री, खाने पीने का ऐसा वक्त जिसमें टॉफ़ियाँ, मीठा और पेस्ट्रियाँ खाई जाती हैं। आर 20th वर्ड इज विस्टफुली, मीन्स सैडली विद यार्निंग, गमज़दा और अफसुर्दा अंदाज से। Dear students, after discussing the words to know, now I am going to start the explanation of this story. So, hear me out carefully. इस स्टोरी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि इस कहानी का मरकज़ी किरदार बर्था सुदरलैंड पोस्ट ऑफिस से तेज़ी से वापस अपने बोर्डिंग हाउस लौटती है और तीसरी मंजिल पर वाक़ अपने रूम की तरफ बढ़ रही होती है। और जब वो अपने कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल खिड़की के पास मौजूद एक बगैर टेक वाले सोफे पर बैठी डूबते सूरज की हल्की और मदम रोशनी में बाहर का नज़ारा ले रही होती है। किस्सा कुछ यूँ होता है कि बर्था और ग्रेस एक साल पहले ही डार्टमाउथ आए होते हैं इस एकेडमी में और एक दूसरे के रूममेट्स बन चुके होते हैं। बर्था एक खुशो-खुर्रम, प्यारी और अपने तमाम क्लासमेट्स और टीचर्स में काफ़ी मशहूर और हर दिल अजीज़ लड़की मशहूर होती है, जबकि ग्रेस एक उदास रहने वाली, खामोश तबीयत और गम की एक तस्वीर की मानंद थी। उसकी इस कैफियत और तबीयत का सबब इस दुनिया में अकेला होना होता है। जिस आंट ने ग्रेस को पाल पोस कर बड़ा किया था, उनका भी हाल ही में इंतकाल हो चुका होता है। शुरू में वो ज़हीन और खुशबाश बर्था से बातें करते हुए शर्माती और हिचकिचाती थी, लेकिन जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया और पिछला पूरा एक साल दोनों ने बहुत अच्छा और बेहतरीन गुजारा था और अब ये साल तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाला था। क्योंकि टर्मिनल एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और एक हफ्ते के अंदर अंदर स्कूल छुट्टियों की वजह से बंद होने जा रहा था। ग्रेस को यूं सोफे पर बैठा देखकर बर्था गर्म जोशी से ग्रेस से कहती है, ये लो चॉकलेट्स, और हाँ, आज रात ही मुझे ख़त मिला है जिसमें ऐसा कुछ ख़ास लिखा है जिसकी खुशी मैं खूब खुलकर और भरपूर तरीके से मनाना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं इस ख़त के ज़रिए मिलने वाली खुशी को मनाने के लिए अपने रूम आने से पहले कार्टर्स की दुकान पर गई और अपने बचाए हुए जमाशुदा पैसों से कैरामल्स खरीदी हैं और इतनी शाह खर्ची के बाद मैं तकरीबन दिवालिया हो गई हूँ और मेरे पास अब खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये टर्म अब अपने इख्तिताम को है, वरना पैसों का मसला हो जाता। और अब सिर्फ मेरे पास कमेंसमेंट नाइट यानी कॉन्वोकेशन इम्तिहान के बाद होने वाली गेट टुगेदर पार्टी के लिए ही पैसे बचे हैं, जिनसे मैं पार्टी में केक, पेस्ट्री और टॉफियाँ ही खरीद पाऊंगी। बर्था की बात सुनकर ग्रेस उससे पूछती है, वो अच्छी खबर क्या है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। बर्था उसे बताती है कि जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी एक आंट हैं मार्गरेट, जिन्हें आमतौर पर आंट मैक कहा जाता है, जो कि कनाडा में मौजूद एक इलाका रिवर्सडेल के पास रहती हैं। मुझे आज रात ही उनका एक ख़त मिला है। क्या तुम नहीं जानती उनके बारे में? और मेरी नज़र में मेरी आंट से अच्छी, प्यारी और हंसमुख आंट इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें उनका ख़त पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखती हैं, मेरी प्यारी बर्था, मैं चाहती हूँ कि तुम इस दफ़ा अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ मेरे पास आकर गुजारो। और हाँ सुनो, मैरी फेयरवेदर, लुइस फिशी और लिली डेनिस भी मेरे पास आ रही हैं। और ऐसा है कि मेरे पास घर में एक कमरा खाली बचा है और वो यकीनन तुम्हारे लिए ही है। तो तुम छुट्टियां होते ही रिवर्सडेल चली आना। मैं तुम्हें आसानी से हज़म हो जाने वाली चीज़ें जैसे स्ट्रॉबेरीज, क्रीम और पाउंड केक और डोनट्स और मिन्स पाइस जैसी मज़ेदार चीज़ें खिलाऊंगी, जिनकी स्कूल गर्ल्स दीवानी होती हैं और शौक़ से खाना पसंद करती हैं, जबकि उनकी माएँ अपनी बेटियों को ऐसी चीज़ें खाने से रोकती हैं। मैरी, लू और लिल भी तुम्हारी तरह और तुम्हारी उम्र वाली लड़कियां हैं और इन सब को भी यही सब बहुत पसंद है। और यहाँ तुम वो सब कर सकती हो जैसा तुम्हारा दिल चाहे। हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, पार्टियां करेंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। आंट मैक का खत पढ़ने के बाद बर्था खुशी से सरशार होकर हंसते हुए ग्रेस से पूछती है, क्या ये खत और इसमें लिखी तमाम बातें प्यारी और अच्छी नहीं हैं क्या?
बर्था की बात सुनकर ग्रेस हसरत भरे अंदाज में कहती है, कितनी खुशी और मुसरत की बात है कि कोई ऐसा भी है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुमसे इतनी मोहब्बत भी करता है और तुम्हारे लिए इतनी उम्दा प्लानिंग भी करता है। और मुझे यकीन है कि वहाँ जाकर तुम बहुत ही खुशगवार छुट्टियाँ गुजारोगी। और जहाँ तक मेरी छुट्टियों का ताल्लुक है तो मैंने तो क्लार्कमैन्स बुक स्टोर पर नौकरी करने का मंसूबा बनाया है जब तक स्कूल दोबारा खुल नहीं जाते। और इस सिलसिले में मेरी आज भी मिस्टर क्लार्कमैन से बात भी हो गई है। ग्रेस बर्था की छुट्टियों में मिस्टर क्लार्कमैन के बुक स्टोर पर जॉब करने की प्लानिंग को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि बर्था वोकेशंस में कुछ इस तरह का प्लान कर चुकी है। फिर बर्था किसी गहरी सोच में डूबे हुए अंदाज में कहती है, मैं नहीं समझती कि तुम्हें इस तरह का कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि तुम कमज़ोर हो और तुम्हारी सेहत भी इस काबिल नहीं है कि तुम ऐसा कोई काम कर सको। तुम्हें तो आराम की ज़्यादा ज़रूरत है इन छुट्टियों में बजाय कहीं जॉब करने के। और इन सारी छुट्टियों में और गर्मियों में तुम्हारे लिए क्लार्कमैन्स के स्टोर पर जॉब करना बहुत ही तकलीफ दे और थका देने वाला होगा। ग्रेस बर्था को यह जाहिर करते हुए कि वो इस काम से बहुत खुश है और कहती है, तुम ही बताओ, इसके अलावा मेरे पास इन गर्मियों की छुट्टियों में और करने को है ही क्या। फिर ग्रेस बर्था पर यह वाजे करने के लिए कि इसके माशी हालात कैसे हैं, क्योंकि उसका तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो उसकी माली तौर पर मदद कर सके। इस तल्ख हकीकत को वाजे करने के लिए ग्रेस एक कहावत का सहारा लेते हुए कहती है, मैं तो इतनी गरीब हूँ कि जैसे कि चर्च में रहने वाला कोई चूहा होता है, क्योंकि चर्च कोई ग़िज़ाई अजनास का गोदाम तो होता नहीं है कि जहाँ कुछ खाने को मिलता रहे। वहाँ तो सिर्फ इबादत और दुआ की जाती है। ग्रेस मजीद कहती है, सच तो यह है कि मेरे हालात अब ऐसे हैं कि मेरे पास तो इन गर्मियों में अपने बोर्डिंग हाउस के अखराजात के लिए पैसे हैं और ना ही सर्दी में मैं अपने लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद सकती हूँ। और ये सब जभी मुमकिन है जब तक मैं कोई कामयाब जॉब ना करूँ। और ये जॉब करना और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह मेरी कुछ तन्हाई भी दूर हो जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी आंट के पास जाने के बाद मुझे वहाँ की तमाम बातें, सैर व तफरी, गुजरते दिनों की तफसील लंबे लंबे ख़त लिखकर ज़रूर बताती रहोगी। अच्छा, अब मुझे अलजबरा के कुछ सवालात सॉल्व करने हैं। मैंने उन्हें हल करने की रात भी कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। मेरे सिर में भी दर्द हो गया और अब मैंने बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं किया। मुझे कितनी खुशी होगी जब ये एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे। ग्रेस की बात सुनकर बर्था कहती है, और अब मुझे सीनियर इंग्लिश का काम ज़रूर पढ़ना और दोहराना चाहिए। बर्था गायब दिमागी यानी किसी गहरे ख्याल में गुम होते हुए कहती है, और जहाँ बैठी थी वहीं ख्यालात में गुमसुम बैठी रहती है। जबकि इस दौरान बर्था ग्रेस के चेहरे को गौर से देखते हुए सोच रही थी कि ग्रेस काफी कमजोर हो गई है और इसके चेहरे का रंग भी कितना जर्द यानी पीला पड़ गया है। और यकीनन ग्रेस जब एकेडमी आई थी तो उस वक्त भी इतनी जर्द और कमजोर ना थी। वो तो काफी सेहतमंद और भरे भरे चेहरे और गुलाबी रंगत वाली थी। बर्था फिर ये भी सोचती है कि ऐसी सेहत के साथ ग्रेस शायद 2 महीने भी क्लार्कमैन्स स्टोर पर काम ना कर सके। अगर मैं आंट मैग के पास ना जा रही होती तो मैं ग्रेस को अपने साथ अपने घर ही ले जाती। और अगर ऐसा भी होता कि आंट मैग के घर में मजीद एक मेहमान के लिए कमरा इजाफी होता तो मैं आंट मैग को खत लिखकर ग्रेस के बारे में बताती और उनसे ग्रेस को भी अपने साथ उनके घर लाने की बात करती। यकीनन ये सूरत हाल जानकर आंट मैग मेरी बात को समझती और वैसे भी मेरे और उनके दरमियान आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मगर दूसरे ही लम्हे बर्था के जहन में ख्याल उभरता है और अचानक ऊंची आवाज में उसके मुंह से निकलता है, क्या बेवकूफी है ये। बर्था की ऊंची और तेज आवाज सुनकर ग्रेस एकदम से उछल पड़ती है। अरे क्या बात हो गई है। बर्था तेजी से खड़े होते हुए कहती है, ओह कुछ भी नहीं। और कहती है, अच्छा सुनो, मैं अब अपना काम करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना काफी वक्त जाया कर दिया है। वो एकदम से घूमती है और लंबे बगैर टेक वाले सोफे पर बैठकर सीनियर इंग्लिश पढ़ने लगती है। लेकिन उसके ख्यालात बिखरे हुए होते हैं और वो सही से कुछ सोच भी नहीं पा रही होती। वो बहुत नाउमीद सी हो रही थी और फिर उसने मायूस होकर अपनी किताब बंद की और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मगर वो सो ना सकी। वो जागती रही और उसके अंदर ख्यालात की एक ना खत्म होने वाली जंग जारी रही। वो बिल्कुल भी ना सो सकी। तकरीबन ये आधी रात का वक्त था कि बिलाखिर उसने एक फैसला कर ही लिया और उसने अपने आप से संजीदगी से कहा, जो फैसला मैंने कर लिया है मैं उस पर जरूर अमल करूंगी।
और दूसरे दिन ही बर्था अपनी आंट मैक को एक खुफिया खत तहरीर करती है, जिसमें वो सबसे पहले वो उनकी तरफ से गर्मियों की छुट्टियां अपने साथ गुजारने पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ग्रेस के बारे में तफसील से बताती है और उनसे दरख्वास्त करती है कि अब जबकि आप ग्रेस के तमाम हालात और मामलात के बारे में जान ही चुकी हैं, तो क्या आप मेरी जगह ग्रेस को इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर बुलाना चाहेंगी? और अगर आप मुझे इजाज़त देती हैं तो मैं अपना दावतनामा ग्रेस को ट्रांसफ़र कर दूं और उससे कह दूं कि आंट मैक के घर रिवर्सडेल मेरी जगह तुम जाओगी। और हाँ, मेरे बारे में बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि मैंने आपके दावतनामे को रद्द कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह मेरी बात और हालात को समझेंगी, और वैसे भी आप हमेशा ऐसी बातों को खूब अच्छी तरह समझती हैं, और वैसे भी आपके यहाँ सिर्फ एक ही गेस्ट की गुंजाइश है, वरना मैं भी ज़रूर आती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह ग्रेस ज़रूर आपके साथ ये छुट्टियाँ गुजारे और उसे आपके पास आकर बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी मेरे पास तो इन छुट्टियों में जाने के लिए अपना खूबसूरत और प्यारा घर है ही, जबकि ग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ वो इन छुट्टियों में जा सके। बर्था का खत पढ़कर आंट मैक सूरत हाल को अच्छी तरह समझ जाती हैं और बर्था की ख्वाहिश और प्लान के मुताबिक वो बर्था को खत लिखकर उसके साथ ग्रेस के लिए एक दावतनामा भेज देती हैं। बर्था सोचती है कि मुझे ये तमाम मामलात बहुत ही एहतियात से सर अंजाम देने होंगे और ग्रेस को बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने देना होगा कि ये सब मैंने बाकायदा मनसूबाबंदी करके ग्रेस की खुशी के लिए किया है। और मैं उसे ये बताऊंगी कि मेरे हालात कुछ इस तरह के हैं कि मैं आंट मैक के दावतनामा को कबूल नहीं कर सकती हूँ, और सच भी यही है। और मुझे इसे हरगिज़ ये एहसास नहीं होने देना है कि असल में हालात मेरे नहीं बल्कि सूरत हाल उसकी ऐसी थी जिस वजह से मैं उसे आंट मैक की तरफ छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी जगह भेजना चाहती हूं। और मैं उसे ज़रूर बता दूंगी कि मैंने आंट मैक से अपनी जगह उसे उनके यहाँ भेजने की बात की थी और वो इसके लिए तैयार हो गई, और यही वजह है कि उन्होंने तुम्हारे लिए इन्विटेशन भेजा है। और जब ग्रेस उस दिन अपना हिस्ट्री का इम्तिहान देकर वापस आई तो बर्था ने उसे सब बता दिया और आंट मैक का दावतनामा उसे दे दिया, जिसमें आंट मैक ने लिखा था, तुमने बर्था की जगह मेरे पास इन छुट्टियों में ज़रूर आना है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तुमसे शनासाई और जान पहचान बर्था के ख़त के ज़रिए ज़रूर हो चुकी है, और तुम फिक्रमंद मत होना। मैं तुम्हें अपनी एजाज़ी भांजी के तौर पर अपने घर पर खुशामदीद कहूँगी, और तुम्हारा मकाम मेरे घर पर ऐसा होगा जैसा कि तुम ग्रेस नहीं बल्कि मेरी नज़र में बर्था हो। लेकिन क्या आंट मैक की ज़बरदस्त बात नहीं है? बर्था ने बेहतरीन अदाकारी करते हुए ग्रेस से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब प्लान तो खुद उसका है, यानी अपनी जगह ग्रेस को आंट मैक के घर छुट्टियां गुजारने भेजने का। फिर बर्था ग्रेस से कहती है, और यकीनन तुम जरूर आंट मैक के पास जाओगी। ग्रेस बर्था की बात सुनकर हैरानगी से बर्था से पूछती है, क्या तुम वाकई ठीक कह रही हो कि तुम वहां जाना नहीं चाहती हो? बिल्कुल हाँ, बेशक मैं वहां जाना चाहती थी, बर्था ने लरजती हुई आवाज में लेकिन दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया और कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरे लिए वहां जाना अब नामुमकिन है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं अपने वहां ना जाने पर मायूस हूं, मगर जब तुम मेरी जगह आंट मैक के पास जाओगी तो वो बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगी। लिहाजा ग्रेस तुमको आंट मैक के पास जरूर जाना चाहिए। और फिर आखिरकार ग्रेस आंट मैक के यहाँ चली जाती है, लेकिन कुछ उलझी उलझी सी और कश्मकश का शिकार रहती है। लेकिन वो दिल ही दिल में इस बात का भी शुक्र अदा करती है और उसे एक सुकून और इत्मीनान सा मिलता है जिसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाती, कि यहाँ आ जाने से कम क्लॉकमैन्स की दुकान पर काम करने और सुबह से शाम तक के एक जैसे यकसानियत और थका देने वाले काम और माहौल से ज़रूर बच गई है, और इस तरह उसे दिन भर शहर के शोर और गर्मी से भी तो निजात मिल गई है। जबकि बर्ता अपने घर चली जाती है मगर काफी उदास, गमगीन और मायूस सी रहती है, और ये सच भी होता है क्योंकि उसने अपनी खुशियों को अपनी दोस्त ग्रेस के लिए जो कुर्बान कर दिया होता है, क्योंकि ग्रेस के पास जाने के लिए ना घर होता है और ना ही कोई रिश्तेदार जहां वो जा सके। लेकिन वो पूरी यकीन होती है कि अगर आइंदा भी उसे ऐसी कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो वो जरूर देगी। गर्मियों की छुट्टियां जल्दी यानी पलक झपकते ही गुजर जाती हैं, और फिर एक दिन बर्था को दो खत मिलते हैं, एक आंट मैक की तरफ से और एक ग्रेस की तरफ से। ग्रेस अपने खत में लिखती है, बर्था तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्या मैं आंट मैक के पास हमेशा रहूंगी? ओह बिल्कुल, अब मैं अगले हफ्ते वापस स्कूल आ जाऊंगी, लेकिन अब ये जगह मेरे लिए स्कूल मुकम्मल करने के बाद मुस्तकिल घर बन जाएगी, यानी मैं यहाँ आंट मैक के पास रहूंगी। मुझे ऐसा आंट मैक ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब तुम्हारा मेरे पास और साथ रहना ही अच्छा है।
जबकि आंट मैग ने अपने खत में लिखा था, बर्था, ग्रेस ने तुमको खत में लिखा है कि मेरा इरादा उसे अपने साथ यहाँ रखने का है। तुम तो जानती हो कि मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी कि काश मेरी अपनी कोई बेटी होती, लेकिन मेरे लालची बहन भाइयों ने कभी भी मुझे कोई बेटी नहीं दी जिसे मैं अपनी समझ कर पालती। इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ग्रेस को ही अपनी बेटी बनाकर अपने पास क्यों ना रख लूँ, और मेरी नज़र में ग्रेस जैसी प्यारी बच्ची उस दुनिया में नहीं होगी। और इस बात के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ जो तुमने ग्रेस को मेरे पास भेजा। अब जब तुम ग्रेस को देखोगी तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगी। वो अब काफ़ी सेहतमंद और सुर्खुत सफ़ेद हो गई है। खत पढ़ने के बाद बर्था ने दोनों खतूत को मुस्कुराते हुए फोल्ड किया, क्योंकि ये एहसास उसे खुशी दे रहा था कि मेरी वजह से ग्रेस जैसी लड़की को एक मोहब्बत करने वाली आंट और एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मुस्तकिल घर मिल गया है। और ये ख्याल आते ही उसके जहन में उसे ऐसा लगा जैसे कि वो किसी कहानी में एक मेहरबान फरिश्ते की तरह है। After the explanation of this chapter, now it's reading time. But note that इस चैप्टर के सिर्फ पहले पेज की रीडिंग इस वीडियो में की जाएगी और बाकी चैप्टर की रीडिंग आप सब एज होमवर्क खुद घर पर करेंगे। So be ready now. I am going to start the reading. Bismillahirrahmanirrahim. The story of an invitation. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. Her roommate Grace Maxwell was sitting on the divan by the window, looking out into the twilight. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. Bertha was bright, pretty, and popular, the favorite of her classmates and teachers. Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning. She was quite alone in the world, the aunt who had brought her up having recently died. At first, she had felt shy with bright and brilliant Bertha, but they soon became friends, and the year that followed was a very pleasant one. It was almost ended now, for the terminal exams had begun, and in a week's time the school would close for the holidays. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि वर्ड्स मीनिंग, सवाल जवाब और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस जिन पर मार्क किया गया है आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है। ऑफ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन। आप सब ने इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आने वाले टाइटल पेज को खूबसूरती से बनाना है और कलर करना है। Dear students, it's time to discuss about the question answers of this chapter. ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी टेक्स्ट कॉपी में टाइटल पेज बनाने और वर्ड्स टू नो लिखने के बाद करेंगे। Now, hear me out carefully. Our first question is, in what respects were the two girls different from each other? The answer is, Bertha was quite pretty and popular. Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning and quite alone in the world. The aunt who had brought her up having recently died. Question number B. How did Bertha celebrate the good news she had received? The answer is, Bertha celebrated the good news she had received by buying some sweets. Question number C. What do we learn about the aunt from what Bertha says about her? The answer is, from what Bertha says about her, we learn that the aunt is a dear, sweet, jolly person. She is also kind, generous, and understanding. Question number D. What do you think is meant by the statement, Marianne Lowe and Lil are girls after your own heart? The answer is, the statement Marianne Lowe and Lil are girls after your own heart means that the girls have similar temperaments and interests. Question number E. What made Grace wistful? The answer is, Grace was made wistful by the fact that Bertha has her aunt who loved her and planned for her. Grace has no family to do this for her. Question number F. Did Bertha think it was a good idea for Grace to work at Clarkman's all summer? The answer is no. Bertha did not think it was a good idea for Grace to work at Clarkman's all summer. She thought Grace needed a rest. Here we are going to start our other relevant textbook exercises after discussing the question answers.
टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के यहाँ 3 पेजेस दिए गए हैं और तमाम पेजेस पर जिन एक्सरसाइजेस को टेक्स्ट कॉपी में किया जाएगा उन्हें मार्क किया गया है। तो आप सब सिर्फ ऐसी मार्क एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करेंगे और अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखेंगे। दिस इज आवर पेज नंबर 1, दिस इज आवर पेज नंबर 2 and here comes the page number 3 of our textbook exercises. Dear students, now here comes the time to discuss about the relevant exercises of our English workbook 7. So here we have our new Oxford Modern English workbook 7. मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये वर्कबुक ज़रूर मौजूद होगी। Dear students, now open your workbook at page number 29. यहाँ भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस की तरह तमाम वर्कबुक एक्सरसाइजेस को मार्क किया गया है और सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइजेस को आप सब ने अपनी वर्कबुक में अटेम्प्ट करना है। Here we have 5 pages from our workbook which to be done according to the instructions given in this video. This is our page number 1. This is our page number 2. Here we have page number 3. Now we are at page number 4 and here comes the last one, page number 5. Thank you.